के बार मीटिंग एंड हो रही थी। Yes, dears. Good morning. Good morning, Good morning, sir. Very good morning, dears. Very good morning, dears. Very good morning. आजी पहुंच गए? Good morning, sir. क्या लिखा हुआ है? बच गए। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। चिंता मत, गड़बड़ नहीं होगी, सब सही चलेगा। Good morning, sir. Very good morning. Very good morning to everybody. सब जने कैसे हो? बढ़िया है सर। बढ़िया सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मस्त। तो प्रियंका कह रही है बिल्कुल मस्त है सर, सब जने। वाह भाई वाह। गुड इवनिंग। इस बार टेस्ट हम क्या आएगा सर? टेस्ट का इस बार हेलो सर, टेस्ट कब का रखा है? 27 को। 27 को। तो आइसोमेरिज्म दे दूं? यस सर। अब की बार पूरा आइसोमेरिज्म है आपका। यस सर। क्यों ना? खूब भालो। चलो मजा में अच्छे। तो अपन शुरू करते हैं अपना। कितने जने आगे देख ले भाई। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग चलेगी भाई, है कि नहीं? हेलो। बिल्कुल गुड मॉर्निंग बढ़िया रहती है, बहुत शानदार वाली। यस सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा है। हाँ, तो यस डियर्स, हम लोग अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे काम कर रहे थे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और कंफर्मेशन में आ गए थे। और कंफर्मेशनल या संरूपण में आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो फ्री रोटेशन करता है, और जो फ्री रोटेशन करता है तो उसके कारण स्पेस में बहुत सारी अवस्थाएं बनती हैं, बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं। उन सभी संरचनाओं को अपन नाम देते हैं कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म या घूर्णन समावेगी। दैट मींस अपन कह सकते हैं कि ड्यू टू सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन फॉर्मेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ओरिएंटेशंस या स्पाशियल अरेंजमेंट, दैट इज कन्फॉर्मर्स, एंड दिस प्रोसेस इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये बात अपन ने कही थी, और जब ये बात अपन ने कर ली तो याद होगा मैंने आपसे कहा था कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को करने के लिए आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दे सकता है एग्जामिनर। हमने सबसे अच्छा तरीका उठाया था न्यूमैन, जिसमें फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाते थे और उसकी 3 संयोजकताओं को दिखाए देते थे। उसके पीछे होता था बैक साइड कार्बन, रियर कार्बन, उसको एक बड़ा गोला करके दिखाते थे और उसकी भी 3 वैलेंसी। अगर सभी वैलेंसी एक दूसरे को ढक लें तो अपने नाम दिया था एक्लिप्स, और 60 डिग्री से अलग हो जाए तो अपने नाम दिया था स्टैगर। तो ये हमारा 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए थे। फिर मैंने आपसे कहा था कि अब कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हो तो उस एग्जांपल के बेस पे, जैसे आपने इथेन का एग्जांपल लिया था तो आपने देखा था 0 डिग्री पर एक्लिप्स बनी, 60 डिग्री पर स्टैगर, वापस 120 डिग्री आने पर एक्लिप्स, 180 डिग्री आने पर स्टैगर, 240 आने पर वापस एक्लिप्स, और 300 आने पर फिर स्टैगर, और 360 पे वापस एक्लिप्स। तो ये तो बड़ी बड़ी चरम अवस्थाएं थी, और इनके बीच की अवस्था को नाम दिया था विषम तली यानी स्क्यू। तो आपने 3 तरह की स्ट्रक्चर बना ली, एक्लिप्स, स्क्यू एंड स्टैगर। तो आपने जब इनकी स्टेबिलिटी निकाली तो स्टैगर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर स्क्यू की और सबसे कम स्टेबिलिटी एक्लिप्स की। इसका मतलब जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो एग्जामिनर ने ऊर्जा के आधार पर कोण के साथ एक प्लॉट किया था ग्राफ, जिसमें आपने जिस तरह से ग्राफ दिया उसमें आपको आइडिया लग गया कि सब किसकी ऊर्जा ज्यादा है और कौन ऊर्जा में कम है। फिर यही एग्जांपल अपने लिया ब्यूटेन के साथ, तो आपने देखा था ब्यूटेन के अंदर टोटल 6 ओरिएंटेशन लिए थे अपन ने, है होते तो अनंत है, उसमें 6 को बाहर निकाला। वो 6 कौन कौन से थे? उन 6 में से भी अपन ने छांट कर 4 कर दिए थे, फुली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड यानी कि पूर्ण ग्रसित, आंशिक ग्रसित, फिर अपने लिया था इसके अंदर गाउचे यानी गॉश, और एक लिया था अपने एंटी। तो आपको ध्यान है एंटी में क्या खासियत थी कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री के कोण पे थे, जिसमें ना तो कोई त्रिविम बाधा थी स्टेरिक हिंड्रेंस, और ना ही उसके अंदर कोई टॉर्शनल स्ट्रेन था। टॉर्शनल का मतलब था मरोड़ी तनाव। तो आपने कहा था ये सबसे स्थायी है, तो सबसे स्थायी थी आपकी एंटी। उसके बाद आपकी स्थायी थी गाउची,
फिर उसके बाद आपकी स्थायी हुई थी पार्शियल एक्लिप्स और सबसे लीस्ट स्टेबल थी फुली एक्लिप्स। तो ये इसका ग्राफ भी आपने बना लिया था। और जब ये सब अपन ने कर लिया था तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल डाला था कि सब एक एग्जांपल है 3 मेथिल पेंटेन, ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको। कनिकम्बा सर, कनिकम्बा बेटा, ये देखो ये लिया अपन ने 3 मेथिल एंड पेंटेन। अब देखो इसकी मैंने आपको ये जो संरचना दिखाई, इसके मैंने 3 स्ट्रक्चर डेवलप किए थे। मैंने कहा आपको इन 3 में से बताना था कौन किसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल। जैसे एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये दिया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो नंबर पहले स्ट्रक्चर पे देखो मैंने क्या बनाया इसके अंदर। तो नंबर फर्स्ट पे मैंने यहाँ पर रखा CH3H और H। ये आपका फ्रंट कार्बन दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो ये मैंने फ्रंट कार्बन बनाया है। इसका मतलब ये वाला फ्रंट कार्बन था। और देखो ये वाला मैथिल आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये मैथिल है, देखो ये CH3, ये मैथिल ये दिखाई दे रहा है सब। अब आप चेक करो आपके क्या बच गया। अगर आप सोचें तो अगर मैंने रियर में इस तरह से लिखा, नंबर दूसरा मैंने ऐसे लिखा, तीसरे में मैंने ऐसे लिखा, ये 3 तरह की संरचना मैंने इसकी दी थी आपके सामने। यानी ये वाले कंपाउंड के 3 फॉर्म दिए थे और मैंने आपसे कहा था देखकर बताओ कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो आप गौर से देखो, इस समय अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस समय आपके सामने त्रिविम बाधा एक बड़ा कारक है। देखो ये ग्रुप तो सब में कॉमन है, इसकी बाधा तो हमेशा कॉमन रहेगी। देखो अब आपको देखना सीखो। आप इस समय आप गौर से देखो एथिल का आकार बढ़ा है और इधर आप देखो मैथिल भी आ गया। तो सोचिए इस समय त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा, ये इस समय टक्कर होने की संभावना सबसे ज्यादा। इसका मतलब आपको पता है कि यदि हमारे संरूपण में त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा हो तो उसका स्थायित्व कम हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सोचिए इस समय इसका स्थायित्व, अगर मैं इसको A कह रहा हूं, इसको मैं B कह रहा हूं, सपोज को इसको C कह रहा हूं, तो B का स्थायित्व सबसे कम हो गया क्योंकि त्रिविम बाधा ज्यादा है। अब आप देखो ये 2 बचे। अब इन दोनों में देखते हो तो आप त्रिविम बाधा का आकार देखो, ये देखो। अब आप चेक करके देखो फर्स्ट एंड थर्ड में से किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, किसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है। तो यहाँ मैथिल के 2 छोटे समूह हैं, जबकि यहाँ मैथिल के साथ एक बड़ा समूह एथिल है। जितना आकार बड़ा सी वाला बिल्कुल सही। तो C की स्टेबिलिटी यहाँ पर कम हो गई और A आपका कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी में ज्यादा। बस हमारा आंसर ये हो गया। तो अगर एग्जामिनर स्टेबिलिटी पूछता तो आंसर होता ACB, और अगर वो कहता है एनर्जी तो फिर इसका उल्टा कर देते तो एनर्जी। यहां तक मैंने होमवर्क दिया था और चेक करने क्या आप इस काम को कर पाए क्या। यस सर, मेरा राइट है। यस सर, बिल्कुल सही। तो मैं होप करता हूं आपको आंसर समझ में आ गया। तो आज अपन अपने पैटर्न को चेंज करते चलिए सर। तो ये मैंने एक होमवर्क दिया था जो आपने चेक कर लिया। आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि जब भी त्रिविम बाधा बड़े समूह लग जाए तो हमेशा ध्यान रखना स्थायित्व कम हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए देखो सारी गाउचे अवस्थाएं दी मैंने, कोई भी एक्लिप्स नहीं है। लेकिन गाउचे देने से फायदा क्या होगा, हमने टॉर्सनल स्ट्रेन को खत्म कर दिया। टॉर्सनल स्ट्रेन तो तब होता जब एक दूसरे को ढक लेते, तो टॉर्सनल स्ट्रेन हमने किसी में नहीं रखा। क्लियर? चलिए साहब अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। आज का हमारा अगला पॉइंट क्या है समझ लीजिएगा। आज का हमारा अगला पॉइंट एक नोट से शुरू हो रहा है और वो नोट है, ये लीजिए नोट पे लिखिएगा जनरली
generally NT structure is more stable than Gauss. ये देखो, सामान्यतया एंटी की स्थायित्व गॉस से ज्यादा होती है। यानी अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दूं तो इस समय एंटी स्ट्रक्चर ये रहा, ये आपका Y है, ये आपका Z है। देखो दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है। और गॉस कंडीशन कौन सी होती है? गॉस कंडीशन होती है इसमें 60 डिग्री का कोण आता है। देखो ये, यानी यहाँ पर आपका Y है तो यहाँ पर आपका Z है। तो आप सब जानते हैं सामान्यतया आपकी एंटी का स्थायित्व इस गॉस से ज्यादा होता है। but due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, यह है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, या इसमें अपन लिख सकते हैं डायपोल अट्रैक्शन। इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अपन कह सकते हैं कि बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये कंडीशन पलट जाएगी। कंडीशन क्या पलटेगी कि एंटी के कंपैरिजन में आपका गाउसियन ये स्टेबिलिटी में जाता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए पॉइंट कि सामान्यतया हमारा एंटी कन्फॉर्मर या एंटी सलरूपण गॉस की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि त्रिविम बाधा कम से कम हो जाती है। लेकिन वो कहता है यदि आपके इस Y और Z के बीच में यदि आकर्षण बल लग जाए, चाहे वो हाइड्रोजन का आकर्षण बल हो, चाहे वो द्विध्रुव का आकर्षण बल हो, चाहे वो प्लस और माइनस से बनने वाला आकर्षण बल हो, तो फिर समझना कि आंसर उल्टा हो जाएगा। तब आपकी गाउचे कंडीशन जो है वो एंटी से ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस समय एंटी स्ट्रक्चर तो फिर वही का वही है, ये आपका Y, ये आपका Z और ये आपका गाउच वही का वही है, ये आपका Y, ये आपका Z। लेकिन अब Y और Z के बीच में आकर्षण आ गया। ये देखिए, ये आकर्षण से इस कंपाउंड को स्टेबलाइज कर देंगे, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी का आंसर पलट जाएगा। अब ये चीज आपको नोट करनी है कि Y और Z ऐसे ग्रुप हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो, या जिनमें डायपोल का अट्रैक्शन आ सकता हो, या जिनके अंदर प्लस माइनस से अट्रैक्शन डेवलप हो सकता हो। तो अगर मैं आपको एक लिस्ट दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया, सपोज करो CH2CH2, यहाँ लिख दिया मैंने Y और यहाँ लिख दिया मैंने Z। तो सब पढ़ा डाले। मेरी मम्मी ने नेक्स्ट बोलने लाइक पढ़ाई सीरियल चल रहा है। तेरा बीच में लाइक हाँ, आवाज तो हुई बेटा। अब आप देखिए ये जो दोनों कार्बन है CS2 माइक चालू है। सर वहां से कर दीजिए ना आप ही। ये यूट्यूब है ही नहीं। माइक चालू है घर के, और माइक चालू मत करो भाई। घर पे कोई बता भी रहा है। सही है, चलो। यस सर। हाँ, अब आ जाइए बेटा। अब देखो इसके अंदर Y, अगर आपने Y में लिख दिया OH
और Z ने भी लिख दिया OH, तो इस समय ये दोनों OH मिलकर H बॉन्डिंग बना के स्टेबलाइज हो जाएगी। या आपने सपोज कर रख दिया NH2, यहाँ रख दिया OH, तो भी देखो H बॉन्डिंग बन जाएगी। इसी तरह से आपने रख दिया F, यहाँ पर रख दिया OH, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मान लो आपने रखा यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर भी रखा एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने लिख दिया COO नेगेटिव और यहाँ लिख दिया NH3 पॉजिटिव, तो देखो ये एक दूसरे के चार्जेस, क्योंकि अपोजिट चार्जेस बन गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि गॉचे कंडीशन जो होगी वो इससे ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल लूं तो ये कहलाता है ग्लाइकॉल। आप देखो जैसे ग्लाइकॉल के अंदर मान लो मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बना दी, ये देखो ये ग्लाइकॉल है। इस एग्जांपल का नाम है इथाइलीन ग्लाइकॉल, देखो ये रहा, इसको बोलते हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल। अब इथाइलीन ग्लाइकॉल में आप देखो फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन, ये रहा फ्रंट और ये रहा रियर, फ्रंट के पास एक OH और रियर के पास एक OH, लेकिन दोनों OH एक दूसरे के 180 डिग्री पर है एंटी। लेकिन आप सोचो अगर मैं इन दोनों OH को एक दूसरे के गाउच कंडीशन पे ले आऊं, ये देखिए आप, तो इस समय आप देखिए सामान्यतः अगर ये केस होता तो आपका एंटी गाउच से ज्यादा स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में H ने एक आकर्षण बल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर ली, तो इसका नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसा करने से स्टेबिलिटी हमेशा गाउच की तरफ चली। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना, अपनी बात को मैं अगर कंक्लूड करूं, नटशेल करूं, तो आज के बाद जनरली एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउचे इन नॉर्मल कंडीशन, लेकिन अगर उसमें किसी तरह का भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाए, तो समझ जाना आपका आंसर पलट जाएगा। गाउच की स्टेबिलिटी H बॉन्डिंग या अट्रैक्शन के कारण मोर स्टेबल हो जाएगी देन एनी एंटी स्ट्रक्चर। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में देता हूं तो चेक करना अपने आप, नोट कर लीजिए इसको। डन सर। वेरी गुड। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, कौन सा, ये देखिए आप, ये देखिए, ये है आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस कंपाउंड का नाम है बीटा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। सर थोड़ा नीचे देखिए ना। सर स्क्रीन से बाहर नहीं चल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। समझ आ रहा है स्क्रीन से। ये लीजिए, अब इसको नीचे लिखता हूं, ये लीजिए, ये मैंने लिखा इसके अंदर CH3CH और ये लगा दिए मैंने 2 OH। अब इस कंपाउंड को नाम क्या देते हैं, IUPAC अगर देते हो तब तो नाम आएगा ब्यूटेन, ये ना ब्यूटेन, एंड 2 and 3 डाइऑल। लेकिन ये नाम इतना फेमस नहीं है बेटा, IUPAC पेपर में नहीं आता है, तो पेपर में क्या नाम आएगा, पेपर में नाम आएगा बीटा, क्योंकि पहला बॉन्ड अल्फा होता है, दूसरा बॉन्ड बीटा होता है, पहला बॉन्ड अल्फा होता है, तो नाम होगा बीटा ब्यूटाइलिन, और इसका नाम में जुड़ जाएगा ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल बोलते हैं जब OH पास पास हो, तो ये कंपाउंड है बीटा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल
कन्फॉर्मर इस सबसे स्थायी समरूपी संरचना होगी। और नीचे ऑप्शन दे रहा है ए, बी, सी एंड डी। ये देखिए, अब मैंने आपके सामने 4 स्ट्रक्चर बना दिए इसके। स्पेस के अंदर आपका जो ये बीटा ब्यूटाइल ग्लाइकॉल ये कितने फॉर्म में प्रेजेंट है मान लो। अब ढूंढिए इसमें से वो संरचना जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सर्वाधिक स्थायी कन्फॉर्मर। तो आराम से अपने कंसेप्ट को लगाओ। सारी अवस्थाएं मैंने गॉस दी है, कोई भी मैंने एक्लिप्स नहीं दिए, कोई भी ग्रसित नहीं दिए। तो एक बार चेक करके देखो, देखो आप। यस, तो क्या आंसर पकड़ में आया कोई अपना? यस, तो रजनी आपने गलत कर दिया है, प्रांजल आपने गलत कर दिया है, बाकी सही है। गरिमा गलती हो रही है, वापस चेक करो। कविता चेक करो, सुरेश चेक करो, लव कुमार आपने दो आंसर दे दिए, एक ही चेक करो। भव्या आप भी चेक करो। तो आप चेक करके देखो आंसर में क्या गड़बड़ आपने की है। आप चेक करके देखो। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2 OH प्रेजेंट है, और ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बना सकते हैं जब ये पास पास आ जाए। तो देखो इस समय दोनों एंटी है, तो ये आंसर गया नो। इस समय देखो दोनों OH एंटी है, आंसर गया नो। अब ये दोनों में देखो यहाँ H बॉन्डिंग बन रही है, और गौर से देखो यहाँ H बॉन्डिंग बन रही है। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन अब दिमाग का यूज करो, देखो आप दोनों में H बॉन्डिंग आ गई, नो डाउट। लेकिन चेक करके देखो इसकी त्रिविम बाधा और इसकी त्रिविम बाधा में अंतर देखो। तो आपको सबसे सुटेबल कौन सा लग रहा है? तो आप नोट करके देखो, आपका डी आंसर सबसे बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ त्रिविम बाधा भी देखो मिनिमाइज कर दी गई। तो इस समय ये कन्फॉर्मर सबसे ज्यादा स्थायी होगा।
तो आप चेक कर लीजिए बेटा एक बार। सर ये त्रिगिम बाधा क्या होता है, इंग्लिश में बताइए ना। क्या चीज है? ये अभी हिंदी में क्या बोले आप, त्रिगिम बाधा ये क्या होता है, इंग्लिश में बताइए ना। बेटा ये पेपर में CS3। लिखवाया था। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस। जब भी स्पेस में कोई दो बड़े ग्रुप पास पास आते हैं तो उनकी टक्कर होती है, और हमेशा ये टक्कर उस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देती है, पोटेंशियल एनर्जी को। और कोई भी तंत्र या कोई भी सिस्टम जब इससे अपनी एनर्जी बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी एनर्जी के इनवर्स होती है। यानी इसका मतलब ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के व्युत्क्रम पर होते हैं। तो आपका इस समय इन दोनों CS3 का आपस में नजदीक आना एक त्रिविम बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसने तो स्टेबिलिटी बना ली, लेकिन इन दोनों की त्रिविम बाधा, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कहते हैं क्राउडिंग, स्पेस में भीड़भाड़, वो यहाँ पर ज्यादा है। जबकि देखो इन दोनों को, देखो दोनों बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे की वैलिडिटी पर एंटी अवस्था पर। तो सोचिए यहाँ पर एच बॉन्डिंग का होना तो हमारे लिए फायदे का, जो हम पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखो दोनों बड़े ग्रुप भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो सोचिए सिस्टम की एनर्जी सबसे कम, और जिस सिस्टम की एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ये मैंने हिंट दिया। अब बोल यस सकते हैं, आ गया? यस सर। चलिए सर, तो अपन इससे बाहर निकलते हैं और अपन एंट्री करते हैं अपने इसके लास्ट सेटअप पर, जिसका नाम है कंफर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड। ये लीजिए बेटा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कंफर्मेशन इन साइक्लो एल्कीन, जिसका आएगा आपका साइक्लो हेक्सेन। आपकी हेडिंग है साइक्लोहेक्सेन में संरूपण। साइक्लोहेक्सेन में किस तरह से आपका रोटेशन होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं। देखो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ये जिस तरह से दिख रहा है रियल में ऐसा नहीं है। रियल में अगर स्ट्रक्चर ये दिखा जाए तो ये तो आपने बोर्ड पे छापने के लिए इसको ऐसा बना दिया, चेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है सर। जबकि देखा जाए तो रियल में ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता। रियल के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है पुक्कर, इसको कहते हैं पुक्कर। पुक्कर का मतलब होता है फोल्डेड, फोल्डेड का मतलब होता है मोड़ा हुआ। सही मायने में आपका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो गलत है, जबकि रियल स्ट्रक्चर आपका पुक्कर यानी फोल्ड है। यानी 6 कार्बन वाले में क्या होता है कि ये जो आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड घूमने लगते हैं, और जब घूमते हैं तो सोचो जो चीज आपको फ्लैट दिख रही है वो यूं मुड़ जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। अब ये फोल्ड कैसे हुई, किन किन फॉर्म में हुई, वो अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसके रियल स्ट्रक्चर पे देखें तो इसका सबसे पहला रियल स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है चेयर फॉर्म। ये है चेयर फॉर्म, इसको कहते हैं कुर्सी रूप। ये देखो आपको कैसे, तो जो साइक्लोहेक्सेन आपको दिख रहा है वो साइक्लोहेक्सेन क्या कर रहा है, अपने आप को फोल्ड कर रहा है इस सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पर। ये देखिए, ये देखिए। अब अगर मैं आपको नंबर दूं तो इस समय आप सोचिए, ये हो गया सपोज करो 1, ये हो गया सपोज करो 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आपको जो षटकोणीय वलय दिखाई दे रही थी, सही मायने में स्पेस में क्या हुआ, इस वाले अक्ष ने घूमना शुरू कर दिया, इस वाले अक्ष ने घूमना शुरू कर दिया। तो आप देखो जो आपका पहला नंबर और आपका जो चौथा नंबर था वो स्पेस में मुड़ के ऊपर चले। तो आपने जिसको मोड़ा तो देखो पहला ऊपर चला गया और आपका चौथा यहाँ पर। तो सही मायने में पेपर में जो आप लिखते हैं षटकोणीय समतल वलय, वो इस तरीके से नहीं होती, वो सही मायने में चेयर फॉर्म होती है। अब ये चेयर फॉर्म में क्या खासियत है अगर मैं आपको दूं तो देखो, उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्या करो, इस चौथे कार्बन को पकड़ो और बाहर निकाल दो। ये आपके सामने चौथा कार्बन आ गया, तो ये चौथा और ये आपका ऊपर 1।
तो मैंने ये दोनों को पकड़ के बाहर निकाला और ये आपके सामने ऐसे लिया है। जब ये सामने आएगा तो देखो सोचो, पांचवा और तीसरा आपके सामने आएगा। अब पांचवा और तीसरा तो होगा आपके सामने, देखो ये रखो कि मैंने चौथे को पकड़ के आपके सामने आया, तो आप इन दोनों को देख रहे हो, ये दोनों आपको दिखेंगे नहीं। तो सही मायने में इसका स्ट्रक्चर जो स्पेस में दिखेगा, देखो वो स्ट्रक्चर ये दिखेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से कार्बन आपके सामने थे। ये आपके सामने पांचवा और तीसरा, क्योंकि चौथे को पकड़ के आपके सामने गया है, तो चौथा ये रहा। देखो ये रहा चौथा जो पकड़ के सामने लाया आपके, ये रहा पहला वाला। और अब आप देखो आपके सामने 5 और 3, तो मान लो मैंने पांचवा ये कर दिया और तीसरा ये। अब देखो 5 और 3 आपके सामने, अब 5 के पीछे कौन है 6, तो ये आपका छठा नंबर, और 3 के पीछे कौन है 2, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब आप चेक करके देखो दूसरा और छठा पहले से कनेक्ट हो रहा है। तो सही मायने में अगर आप देखो स्पेस के अंदर, तो सही मायने में इस समय ये जो कुर्सी रूप आपको दिखाई दे रहा है, वो सही मायने में एक स्टैगर्ड फॉर्म है। आप चेक करके देखो ये हो गया सांत्रिक अवस्था, यानी कि स्टैगर्ड फॉर्म। अब आप चेक करके देखो कोई भी बंद किसी बंद को नहीं ढक रहा, इसका मतलब कोई टॉर्सनल स्ट्रेन, किसी प्रकार का भी मरोड़ी तनाव इसके पास नहीं है। मरोड़ी तनाव कब होता है? जब कोई भी बॉन्ड किसी बॉन्ड को ढक लेता है, एक्लिप्स, तो फिर इनके बीच का प्रतिकर्षण मरोड़ी तनाव था। लेकिन अगर आपने 60 डिग्री से बाहर निकाल दिया तो फिर ये मरोड़ी तनाव खत्म हो जाता है। तो नोट करके देखो कोई भी बॉन्ड किसी बॉन्ड को ढक नहीं रहा। तो इस समय जो चेयर रूप दिख रहा है वो सही मायने में चेयर रूप एक कन्फॉर्मर का फॉर्म है। तो इस समय आप अगर ढंग से समझ पा रहे हो तो ढंग से समझो, आपके सामने ये साइक्लोहेक्सीन एक समतल रूप में नहीं है, वो अपने अंदर फोल्ड कर गया, अपने अंदर मुड़ गया। मुड़ने से उसने अपने अंदर एक स्टेबिलिटी बना ली, और उसके मुड़ने से जो पहली फॉर्म बनी उसको नाम दिया गया कुर्सी रूप। तो अगर इस कुर्सी रूप को देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 ये बन गई देखो एक कुर्सी। लेकिन सही मायने में इस कुर्सी का सही रूप देखना है तो इसको उठा के सामने लिया, चौथे को आपके सामने लिया है, तो ये चौथा, चौथे से 2 बॉन्ड कनेक्टेड है आपके 3 और 5, 3 और 5 के पीछे की तरफ है 2 और 6, और ऊपर की तरफ जा रहा है आपका 1। तो यदि हम इसको सामने से देखेंगे तो सामने से हमारा पांचवा और तीसरा ये हमें फ्रंट कार्बन दिखाई देगा। तो आप चेक करके देखो इस समय इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का भी तनाव इसके पास नहीं है। नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्नैपशॉट हो गया। क्या इसका स्नैपशॉट कर चुके हैं बेटा? यस यस सर। अब आप गौर से देखो क्या होगा, आपने जो कुर्सी रूप बनाया, अब इसमें फिर घूर्णन होगा, फिर रोटेट करेगा। अब की बार रोटेट करने पर आप यूं सोचोगे या तो मैं चौथा वाला कार्बन ऊपर ले जाऊं, या मैं यूं करूं कि पहला वाला घुमा के नीचे ले आऊं। तो जब दोनों पहला और चौथा एक ही तरफ हो गए तो सोचिए अब की बार आपकी दूसरी फॉर्म बन गई। अंतरिक्ष के अंदर ये रोटेशन एक सेकंड कन्फॉर्मर बना रहा है। जैसे मानो कि मैंने पहले वाले को मोड़ के नीचे गया है, तो अगर मैं पहले वाले को मोड़ के नीचे गया हूं तो ये तो पहले से था, ये तो पहले से था, ये पहले ऊपर की तरफ था यूं, ये मैंने इसको मोड़ के नीचे लिया। अब आप नोट करके देखो जो पहले चेयर फॉर्म थी वो बन गई यहां पर बोट फॉर्म। इसको कहते हैं नाव, यानी कि नौका रूप। अब की बार हमने क्या करा, रोटेशन किया,
तो रोटेशन किया तो इस सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन करके इसको खींच के नीचे ले लेंगे। आप फिर दिमाग लगा के सोचो इस सिंगल बॉन्ड पर जब घूर्णन होगा तो घूर्णन होकर नीचे की तरफ भी आ सकता है, या मैं इसको ले जाऊं तो ऊपर लिखो तो एक ही बात है, चाहे मैं इसको ऐसा लिखूं या मैं इसको ऊपर ले जाऊं। तो ये देखो ये बन जाएगी बोट फॉर्म, ये देखो तो बोट फॉर्म बन जाएगी। इस चेयर के बाद ये बनेगी स्ट्रक्चर नंबर बी। अब इसका नंबर वही का वही है, कैसे? ये रहा आपका नंबर 1, ये रहा आपका नंबर 2, ये आपका नंबर 6, ये नंबर आपका 5, ये नंबर आपका 3 और ये आपका 4। और या फिर आप वही चीज को ऊपर ले जाओ तो ये रहा 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो अब की बात आपने क्या किया, बोर्ड को बना दिया इसमें। अब आप सोचो अगर बोर्ड बन गई तो इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो अगर आपने बोर्ड बनाई तो सोचो अब की बार 1 और 4 एक दूसरे के पीछे आ रहे, तो सही मायने में मैं इसको पकड़ के इसके पीछे ला रहा हूँ। तो देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो स्ट्रक्चर बनेगा यू। ये देखिए अब की बार हो गया एक्लिप्स। अगर आप इसको नंबर देते हो तो देखो ये रहा 5वां, इसके पीछे 6ठा, ये रहा आपका 3रा, इसके पीछे 2रा। अब आप चेक करो 5वें और 3रे को जोड़ रहा था 4था, ये रहा 4था। अब चौथे के पीछे खींच के नीचे ले गए घुमा के तो ये आ गया आपका पहला। अब आप नोट करो जैसे ही हमने घूर्णन किया इस बॉन्ड के साथ तो ऊपर का वाला पहला नीचे मुड़कर आ गया, या यूं कर लेके दोनों ऊपर चले गए। तो इस नौका रूप में आप नोट करो क्या चेंज हुआ। तो चेंज ये हुआ कि जो स्टैगर्ड फॉर्म थी वो कन्वर्ट हो गई एक्टिलिप्स में, यानी कि ग्रसित अवस्था में। और अब आप अच्छे से जानते हैं कि एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछे कि नौका रूप ज्यादा स्थायी है कि चेयर फॉर्म, तो अब आपको याद रहना चाहिए कि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या आपकी नौका रूप, और उसके पीछे उसका रीजन। ये आपके नीट में ये 2 पॉइंट आते हैं कि चेयर और बोट में से नौका और कुर्सी रूप में से कौन सा रूप स्थायी है, पहला पॉइंट चेयर वाला। चेयर नौका फॉर्म। तो आप कहोगे चेयर, एग्जामिनर पूछेगा क्यों, तो अगर आप उसका नॉर्मल ऑप्शन चेक करोगे तो नॉर्मल ऑप्शन होगा कि चेयर फॉर्म में वो कौन सी फेज में उपस्थित होता है, संतरित, जबकि वो नौका रूप में कौन सी स्थिति में होता है, एक्लिप्स। ये तो होता है नीट का लेवल। अब अगर मैं इसमें आईआईटी का लेवल जोड़ दूं तो रियल में इसका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। तो वो पॉइंट में एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूं क्या ये नौका रूप क्यों लेस स्टेबल, उसके पीछे एक रीजन है। होता क्या है, पहले और चौथे से जो हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं बेटा, तो वो हाइड्रोजन एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच का प्रतिकर्षण उसे अनस्टेबल कर देता है। ये जो 2 हाइड्रोजन पहले और चौथे से निकलकर बाहर आए, उन्होंने एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे को टक्कर मारनी शुरू कर दी, और ऐसे में आपको ध्यान है जब प्रतिकर्षण होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हम इन हाइड्रोजन को आईआईटी में एक स्पेशल नाम देते हैं HF, इनको HF बोलते हैं। HF का मतलब होता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन, यानी कि झंडे का डंडे का हाइड्रोजन, इनको फ्लैग पोल हाइड्रोजन का नाम दिया गया है। तो इसका सही टेक्निकल रीजन क्या है कि इन बोट फॉर्म रिपल्शन अकर्स बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ फ्लैग पोल हाइड्रोजन, यानी पहले और चौथे फ्लैग पोल हाइड्रोजनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण आपका बोट फॉर्म चेयर फॉर्म से लेस है। तो अगर आपको ये ऑप्शन भी दिखे तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है, जो कि नीट में संभव नहीं है।
जो जेईई मेंस में संभव नहीं है, लेकिन आईआईटी में ये क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ आता है। अब आप चेक कर लीजिए, पहले ये नीट के हिसाब से सिलेबस, अब मैं उसके बाद का सिलेबस एक्स्ट्रा लूंगा। तो यहाँ तक अपना बहुत ही सिंपल आपके सामने आ गया कि सब साइक्लो का जो हेक्सेन है वो सही मायने में एक समतल संरचना नहीं है। आप जैसे फट से लिख देते हो कि सब साइक्लो हेक्सेन जो है वो ऐसा होता है, ये कागज पे लिखने के लिए बढ़िया है क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो तो ये तरीका अच्छा है, लेकिन सही मायने में ये अंतरिक्ष में इस फॉर्म में नहीं है। अंतरिक्ष में उसकी ये दो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेयर फॉर्म और एक बोर्ड फॉर्म। चेयर फॉर्म वो होती है जिसके अंदर आपके दोनों सिरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और अपोजिट होने के कारण उनके अंदर बनती है सांतरित या स्टैगर्ड फॉर्म, जिससे कोई रिपल्शन नहीं होता, किसी प्रकार का तनाव नहीं होता, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन अगर ये सिंगल बॉन्ड घूम के इन दोनों सिरों को सामने ले आए यानी बोर्ड फॉर्म है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। उसका रीजन है क्योंकि अब सारे बॉन्ड एक दूसरे को ढककर टॉर्सनल स्ट्रेन पैदा कर देंगे और किसी भी तरह का स्ट्रेन सिस्टम को स्टेबिलिटी का मामला कम कर देता है। तो इसका रीजन होगा सर ये ग्रसित अवस्था, इसमें आने से स्टेबिलिटी कम होगी। या रीजन में आप कहोगे कि दोनों 1 और चौथे के फ्लैगपोल हाइड्रोजन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अंतरिक्ष में त्रिविम बाधित करेंगे जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाए। यहां तक का तो कोर्स होता है नीट का। अब मैं जो ले रहा हूं वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसको हटा दीजिए। हाँ जी, डन सर। डन। अब आप देखो इसके अंदर जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था 2008 में, वो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पहली बार, और नीट में वो नहीं पूछा गया लेकिन इसकी संभावना बन सकती है। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, अब मैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ले लूं। एक्स्ट्रा ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसकी दो फॉर्म तो आप देख चुके हो। एक तो आपने देखी थी चेयर फॉर्म और एक आप देख चुके हो इसकी बोट फॉर्म। ये दोनों तो आप ऑलरेडी देख चुके हो जो कि नॉर्मल है। अब ये तीसरी स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका नाम है ट्विस्टेड बोट। इसको कहते हैं ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड का हिंदी वर्ड होता है व्यावर्तित, यानी कि मुड़ी हुई नौका। तो इसको कहते हैं व्यावर्तित नौका। व्यावर्तित नौका का मतलब सोचो कैसे, कि आपके सामने ये नौका है, अगर हम इस नौका का एक फॉर्म तो पेपर के प्लेन पे रखें और ये जो पहला नंबर कार्बन था इसको पीछे धक्का दें बोर्ड के, तो ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ये जो मुड़ेगी ना, इसको नाम दिया गया ट्विस्टेड बोट। तो ये ट्विस्टेड बोट चेयर में जाने से पहले इस फॉर्म में आ जाती है। ये फॉर्म कैसी होती है इसको फील करना। देखो ये ट्विस्टेड बोट ऐसी है। अब इसको 3D लुक में अगर आप देखते हो, देखो ये 3D लुक है इसका। तो मैं बकायदा इसका नंबर देता हूं। देखो ये रहा 1 नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये आपका 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5 और ये 6। ओ सॉरी, ये 1, 2 एंड ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आपको देखो ये कार्बन नहीं है। इस समय अगर इसके 3D लुक को समझो तो ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा, देखो 4, 5 एंड 3, देखो ये रहा। और इस वाले 1, 6, 2 को हमने पीछे धक्का दे दिया। तो जब पीछे धक्का दिया तो 2 तो आपके सामने निकल के बाहर आ गया और ये 1 चला गया पीछे, देखो ये 6 चला गया पीछे। तो सही मायने में जो नौका थी वो थोड़ी सी मुड़ गई। इसका मतलब इसके 3 कार्बन तो तल पे रह गए और बाकी 3 ने मुड़कर 90 डिग्री पर आपकी तरफ और आपसे दूर कर लिया है। तो सही मायने में इस समय ये ट्विस्टेड बोट एक कायरल मॉलिक्यूल बन गया।
कायरल मॉलिक्यूल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। याद करके देखो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता लेकिन फिर भी वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। उनमें से एक एग्जांपल और बढ़ गया। तो इस नौका रूप ने अपने को थोड़ा सा व्यावर्तित करके अंतरिक्ष के अंदर एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लिया। तो सोचिए, इसके मुड़ने से ये पीपीएल को प्रभावित करने लायक हो गया। अब यदि इसमें से पीपीएल गुजरे तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कायरल मॉलिक्यूल। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये 2008 के आसपास जेईई मेंस में पूछा गया था कि सब साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप प्रकाशिक सक्रिय होता है। तो हमारा आंसर हो गया ट्विस्टेड बोट। तो नोट कर लीजिए, इसकी ये तीसरी संरचना जो जनरली नीट में नहीं आती है, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं। यस, और अब आप देखिए साइक्लोहेक्सेन का चौथा फॉर्म। पहला फॉर्म चेयर फॉर्म, दूसरा फॉर्म बोर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म ट्विस्टेड बॉन्ड, और चौथा फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं हाफ चेयर। इसको कहते हैं हाफ चेयर यानी कि अर्ध कुर्सी रूप। आप समझ सकते हैं, यह अर्ध कुर्सी रूप आपने कहां देखा होगा? किसी भी स्विमिंग पूल के किनारे या कहीं भी समुद्र के जो बीचेस होते हैं उसके किनारे आपने एक लंबी सी कुर्सी देखी होगी जिस पे लोग बैठकर थोड़ा सा आराम करते हैं नहाने के बाद। उसको कहते हैं हाफ चेयर। ना कि वो चेयर कैसे होती है जैसे इस समय चेयर, लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूं, ये वाला जो चौथा कार्बन थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ये आधी चेयर हो जाएगी। अब वो आधी चेयर कैसे दिखेगी? देखो, ये चौथा वाला कार्बन थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं तो देखो आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ये इसको कहते हैं हाफ चेयर। हाफ चेयर में क्या होता है, आपका एक कोना जो होता है वो इस तल पर आ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या है कि इसमें अधिकांश कार्बन एक ही तल में आ गए। तो हम कह सकते हैं अधिकांश परमाणु एक ही तल में स्थित हो गए। एक ही तल में स्थित हो गए। और सोचिए, एक ही तल में अगर स्थित हो गए तो फिर तो एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित। एक ही तल में स्थित हो गए, इससे प्रतिकर्षण उच्च हो जाएगा। प्रतिकर्षण उच्च, और अगर प्रतिकर्षण उच्च हुआ तो स्थायित्व न्यूनतम। ये लीजिए, तो सबसे कम स्थायी जो होगा वो ये फॉर्म होगी। यानी अब आपके सामने अगर मैं चारों प्रवस्थाओं को, चारों समरूपी संरचनाओं को उनके स्थायित्व के क्रम में रखूं तो आज के बाद आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख लो। साइक्लोहेक्सेन स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आज के बाद सबसे ज्यादा स्थायी होगी चेयर फॉर्म। चेयर के बाद आएगी ट्विस्टेड बोट, ये वाली जो मैंने लिखी है ट्विस्टेड बोट। उसके बाद आएगी आपकी बोट, और सबसे कम स्थायी होगी आपकी हाफ चेयर। तो नोट कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से रट लीजिए। आपके काम का नीट का जो क्वेश्चन है वो यहां तक खत्म, लेकिन ये दोनों थोड़ा से एक्स्ट्रा कर लो तो आपको फायदा मिलेगा। और काम की चीज है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नोट कर लीजिए बेटा।
सर प्रतिकर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को कहते हैं रिपल्शन। ये कहलाता है रिपल्शन। ओके सर, तो थैंक यू। मैक्सिमम रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन या प्रेजेंट इन हाफ चेयर फॉर्म। उसका रीजन है बिकॉज ऑलमोस्ट एलिमेंट्स या ऑलमोस्ट एटम पार्ट प्रेजेंट एट सेम प्लेन। जब कोई चीज एक ही प्लेन पे जाती है तो टकरे बढ़ जाती है, तो ऐसे में सबसे कम स्टेबिलिटी शो करेगा आपका हाफ चेयर। अब देखो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया सारा का सारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब आज के बाद कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को आप अच्छी तरह से कर पाओगे सारे क्वेश्चन। अब अपन आते हैं इसमें जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसका एक ट्रिकी मेथड। चलिए बेटा, ये तो आपका सारा कंप्लीट हो गया आइसोमेरिज्म, लेकिन अब मैं आइसोमेरिज्म में एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत इजी। पेपर में क्वेश्चन खूब आता है, उसको कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं इसका तरीका। पेपर में क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन सीरीज, ये क्वेश्चन आता है। हिंदी में लिख देता हूं, श्रेणी का सरलतम प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। इसमें एग्जामिनर नंबर ऑफ कार्बन भी पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी कभी पेपर में देखो, इसको बड़े ट्रिकी मेथड से करो, बहुत इजी। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं सारा आंसर क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है, उसकी लैंग्वेज को समझ के ट्रिक बना लो, आपका काम आसान हो जाए। अब आपको कैसे देखो बताता हूं। देखो सरलतम या सिंपलेस्ट कह रहा है कि कार्बन कम से कम होनी चाहिए, जितने कार्बन कम करोगे उतना सिंपलेस्ट होगा। अब वो कहता है ऑप्टिकली एक्टिव, तो पहले दिमाग लगाओ ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है। ये ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब है एक ऐसा केवल कार्बन जिसपे 4 वैलेंसी होती है। क्या ये चारों वैलेंसी सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। हमारा आंसर हो गया। तो सबसे पहले तो ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं, इसको छाप लो, क्लियर। और अब इसके ऊपर सिंपलेस्ट चीज लगाना शुरू करो। तो आपको दे रहे हैं इसकी सबसे सिंपलेस्ट वैलेंसी होती है H, सबसे छोटा पार्ट होता है H। अब H से बड़ा होता है CH3 और CH3 से बड़ा होता है CH2 CH3। लेकिन ये जगह खाली छोड़ दो। आपको किसके लिए खाली छोड़ दो? ये भाई अगला यहाँ पर श्रेणी का नाम लिखेगा, जिस श्रेणी का नाम लिखेगा वो पार्ट यहाँ डाल दो। तो आप चेक करो, आपको सबसे सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड 1 सेकंड में मिल जाए। अब आपको कैसे देखो, आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पेपर में लिखा हुआ आ गया सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल इज, यू लिखा हुआ। तो आपको करना क्या है, जैसे उसने बोला सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव, आपने फट से ये स्ट्रक्चर बना। सिंपलेस्ट कहते हैं ये H, ये CH3 और ये CH3 CH2, तो आप घर से तैयार करके गए थे। और अब की बार आपको जो सीरीज बोली है उसकी पहचान आपको यहाँ करनी है अपन। अब आप देख लो, आपका क्वेश्चन एग्जामिनर जो करे, कल को एग्जामिनर पूछता है अल्कोहल फैमिली का कौन से या कितने कार्बन का मेंबर सबसे सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, तो आप यहाँ से कार्बन गिन सकते हो 3। अगर वो आपसे कार्बन बोले कितने आएगा तो आपका आंसर होगा 4। पहला पॉइंट। अगर वो आपसे पूछे नाम, तो देखो आप इसका नाम भी बना सकते हो। IUPAC से बनाओगे तो 1 2 3 और 4 ब्यूटेन 2 और अगर वो कॉमन नेम बोलता है तो आप इसमें निकाल सकते हो रेडिकल, तो रेडिकल निकला ब्यूटिल, लेकिन सेकेंडरी तो नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये तो हो गया IUPAC नाम, ये हो गया आपका कॉमन नाम,
और अगर आपसे कह दे डेरिवेटिव नेम, तो जो आपने सीखा वो भी पूछ सकता है। तो डेरिवेटिव नेम में आपको ध्यान है, डेरिवेटिव नेम में लिखते थे कार्बिनोल। कार्बिनोल, कार्बिनोल का मतलब होता है OH और AC कम कर दो तो बचा इथाइल मिथाइल, तो नाम हो जाता इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। तो आप सोचिए एग्जामिनर कुछ भी पूछे सारे पॉइंट आपके पास। एग्जामिनर पूछता है सबसे सरलतम अल्कोहल होगा ऑप्टिकली एक्टिव, स्ट्रक्चर बताओ, ये रहा स्ट्रक्चर। वो कहता है कार्बन बताओ कितने का होगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो आपका आंसर 4 का। वो नाम दे दे IUPAC सारे, IUPAC ढूंढ लो यार, वो सारे कॉमन नेम दे दे, ये कॉमन नेम ढूंढ लो, वो सारे डेरिवेटिव नेम दे दे, वो डेरिवेटिव नेम से ढूंढ लो और आपका आंसर उनके तैयार। अब आज के बाद ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक में कहूं तुझे क्या, क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद क्या होगा पेपर में, सिर्फ ये बार बार बदलता रहेगा, सिर्फ यहाँ पर कोई ना कोई श्रेणी आती रहेगी। अब आप कहोगे कैसे, जैसे सोचिए यही एग्जांपल फिर दोबारा दूं और लिख दूं सिंपलेस्ट एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो एक एक शब्द को पकड़ो, सिंपलेस्ट एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं आपने ये कर दिया, ये आपने कर दिया H, ये आपने कर दिया एक कार्बन, ये आपने कर दिया 2 कार्बन। और अब सोचो क्या एल्केन में कोई फंक्शन ग्रुप होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। क्या उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या? नो सर। नो सर। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है। तो अब की बार आपको कार्बन बढ़ाने बस, तो अब की बार आप यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो यहाँ कितने कार्बन? प्रोपिल 3 कार्बन। C3H7। अब C3H7 में चॉइस है, आपका एग्जामिनर प्रोपिल लिख के दे तब भी सही हो, आपका एग्जामिनर आइसोप्रोपिल लिख के दे तब भी सही हो, और आपका एग्जामिनर उसकी जगह साइक्लोप्रोपिल कर दे तो भी सही हो। इसका मतलब आज के बाद इन तीनों में से कोई भी एक चीज यहाँ फिट होगी तो सबसे सिंपलेस्ट आ जाएगा। और आप चेक करके देखो टोटल कार्बन हो गए 7, क्योंकि 4 तो पहले ही देखो 1 2 3 और 4, 3 और छोड़ दे। तो यहाँ पूछा तो अपना आंसर था 4 कार्बन का, और यहाँ अगर आंसर आता है तो 7 कार्बन। अब यही क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पूछ ले, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको करना क्या है, फिक्स वही, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव ये लीजिए, ये ऑप्टिकल एक्टिव। सिंपलेस्ट बोला है तो H, 1 कार्बन 2 कार्बन, लेकिन ये जगह रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एल्डिहाइड CH2। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप याद चिपका दो, आपका आंसर बनके तैयार। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव आपका एल्डिहाइड, ना तो 1 कार्बन का है, ना 2 कार्बन का है, ना 3 का है, ना 4 का, 5 कार्बन का पहला ऑप्टिकल एक्टिव। अब बोलिए क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? यस सर। तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं प्लीज। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिन्हें मुझे अभी सॉल्व करके दिखाओ। सर एक बार और बताइए प्लीज, लास्ट वाला। तुम बदमाशों, इतनी इजी चीज को भी एक बार और देखो। मैंने क्या बोला है, सिंपल सा देखो, मैंने कहा है कोई भी ऑप्टिकल शब्दों में जरा सीखो। मैंने कहा सबसे सिंपलेस्ट का मतलब होता है कम से कम कार्बन, सरलतम का मतलब होता है कम से कम कार्बन, ये सिंपलेस्ट का मतलब है। तो मैंने कहा है शब्दों को ट्रिक बना लो। तो ऑप्टिकल एक्टिव बोलते मैंने कहा है कि आज के बाद ऑप्टिकल एक्टिव बोले तो आपका sp3 बनाकर किराए कार्बन बना लो, और सिंपलेस्ट बोला है तो सबसे छोटी चीज H कर सकती है, उससे ऊपर होती है 1 कार्बन, उससे होती है 2 कार्बन, ये जगह छोड़ दो जो भी नाम वो बोलेगा। उसने बोला अल्कोहल, आपने OH लगा दिया। उसने बोला एल्केन, तो एल्केन में ना तो फंक्शन ग्रुप होता है ना मल्टीपल बॉन्ड, तो आपने कार्बन बढ़ा दी। उसने बोला एल्डिहाइड, आपने एल्डिहाइड बढ़ा दिया। अब सोचो कल को अगर वो कहते हैं सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, ये बोल रहे हो क्या करते, ये आप सबसे पहले किराए कार्बन बनाते। सिंपलेस्ट बोला है तो 1 H, फिर 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन,
ये तो आप घर से तैयार करके ले ही जा रहे हो, सिर्फ ये जगह भरनी है। अब इस जगह में कौन आएगा? एल्कीन पार्ट। तो आपको पता है एल्कीन का मतलब होता है कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। आपको ध्यान है डबल बॉन्ड अपन सीधा तो लगा सकते हैं, तो डबल बॉन्ड लाने के लिए 2 कार्बन तो लगाने ही पड़ेंगे। अब आप चेक करो सिंपलेस्ट एल्कीन इतने कार्बन का मिनिमम होगा। ये ट्रिक है, ये टेक्निक है। आगे समझ राइट। यस, तो इसको स्नैपशॉट कर दीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन के स्ट्रक्चर आप मुझे बनाकर फटाफट देखो कैसे हैं, अपने आप को चेक करो। हो गया स्नैपशॉट? यस सर। चलिए तो आप लेते हैं कपल अपना क्वेश्चन जो पेपर में आएगा। सर कार्बन की जगह नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन का बॉन्ड ले सकते हो ना, क्या दिक्कत है? आप लीजिए नाइट्रोजन, तो खुद ही ऑप्टिकल एक्टिव है। आप सोचो अगर आपने नाइट्रोजन ले लिया तो फिर कार्बन की जरूरत क्या है? नाइट्रोजन तो खुद अपने आप में ऑप्टिकल है। क्यों? इसके ऊपर लोन पेयर एक, यहाँ पर कुछ और लगाओ, यहाँ पर कुछ और लगाओ, यहाँ पर कुछ और लगाओ, ये बन गया कायरल सेंटर। भाई कायरल सेंटर कौन है? सेंटर कार्बन जिसकी सारी वैलेंसी अलग अलग हो, तो लोन पेयर अपने आप में अलग है। अब मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया, मैं लिख दिया H, मैं लिख दिया मान लो CH3, मैं लिख दिया मान लो CH2 CH3, तो हो गया ये ऑप्टिकल एक्टिव। इस समय प्रकाशीय सक्रिय। भाई डेफिनेशन तो वही की वही है, कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस नाइट्रोजन आएगा तो लोन पेयर साथ में रहेगा, आगे ना लोन पेयर साथ में रहेगा, तो देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, कंसेप्ट वही का वही। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूं, गिव स्ट्रक्चर नंबर ऑफ कार्बन name of simplest optically active compound। तो आपको जो घर पे प्रैक्टिस करनी है, इसमें से कोई भी चीज की कमी रह जाए तो मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं भी डिस्कस करूंगा अभी, और नहीं हो तो घर पे तो करनी है कि उसमें कितने स्ट्रक्चर में क्या क्या बनेगा, उसमें कितने कार्बन आएंगे और उसका नाम क्या क्या बना सकते हो। तो उसमें मैं नंबर पहला दे रहा हूं आपको एसिड सीरीज, जो यहां पर आप यहां स्ट्रक्चर बनाओगे। नंबर दूसरा आपका एल्काइन सीरीज। नंबर तीसरा कीटोन। नंबर चौथा एमाइड। एंड नंबर पांचवा साइनाइड। तो आपके पास टाइम है, आप एक बार इन सबके स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाओ सिंपलेस्ट। घर से क्या रेडीमेड बना के ले गए हो वो सोच लो, और एक में छठे नंबर पे, क्योंकि आप नीट के बच्चे हो, मेडिकल जानते हो, तो अमीनो एसिड भी दे देता हूं। तो आपके पास 3 या 4 मिनट का टाइम है, मुझे ये अभी सॉल्व करके बताओ।
सर डन। वेरी गुड। चेक कर लेना स्ट्रक्चर भी, नंबर ऑफ कार्बन भी। यहाँ पर तो मैं ले लेता हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ मैं लेता हूँ नंबर ऑफ कार्बन्स और यहाँ पर मैं लेते हैं नाम। तो आप घर से जो चीज तैयार करके ले गए वो पहले से छाप दो। HCS3C2H5, ये HCS3C2H5, ये आपका HCS3C2H5, ये आपका HCS3C2H5 और इसमें भी एक बार छाप दो HCS3C2H5 और डैश। फिर जहां गलती होगी वो अपन चेक कर लेंगे। देखो ये आप घर से तैयार करके ले गए होगे, सब की सब क्लियर है। ये देखो ये सबसे पहला काम आपका घर पे जाती है तो तैयार हो गया। देखो अब पॉइंट आता है फैमिली एसिड। तो सोचो एसिड फैमिली में फंक्शनल ग्रुप ही आएगा केवल, तो यहाँ पर आ जाएगा COOH। अब देखो ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरलतम, सबसे कम कार्बन का ऑप्टिकल एक्टिव एसिड। यस सर। अब इसमें कार्बन गिन लो कितने हैं। तो ऑलरेडी आपके पास 4 तो पहले से ही थे, ये एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 5। तो पहले अपन ये कॉलम पूरा करते हैं और ये कॉलम पूरा करते हैं, नाम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा जो एल्काइन फैमिली, तो एल्काइन आप जानते हैं एल्काइन वो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सेकंड हो जाए, ये सबसे सरलतम हो गया। अब आप गिन लो 4 और 2 6 कार्बन। अब आता है कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या होगा, कीटोन आपको ध्यान है CO एंड CH3 सबसे छोटा कीटोन। कीटोनिक पार्ट जोड़ दिया हमने एक वैलेंसी पे, क्योंकि आपको ध्यान है कीटोन कभी किनारे पे होता नहीं, इसलिए एक कार्बन और जोड़ना पड़ेगा। अब गिन लो आपके पास टोटल कार्बन 6। फिर पूछता है एमाइड। तो एमाइड ले लो, इसका मतलब ये इस समय आपका एमाइड आ गया। अब आता है इसके बाद साइनाइड। इसमें भी कार्बन मिलो, एमाइड में कितने हो गए 4 और 1 5। अब आता है साइनाइड। तो साइनाइड के अंदर यहाँ पर आपका सियन। तो देखो आपके पास टोटल कार्बन 4 और 1 5 हो गए। अब आपका ये जो छठा नंबर है अमीनो एसिड, यहाँ पर आप समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है अमीनो एसिड में अमीनो भी है और एसिड भी। इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाते समय थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सब इसने अमीनो बोला है तो एक अमीनो तो आएगा ही आएगा, एसिड बोला है तो एक एसिड तो आएगा। 2 बैलेंस तो इन्होंने पूरी कर दी। तो अब सबसे छोटे पार्ट वही रह गए, एक H और एक CH3। ये है सबसे छोटा अमीनो एसिड जो कितने कार्बन हुआ, केवल 1 2 3 का। इसका नाम है एलानिन। तो अब आप देखो आपके पास हर फैमिली की जो नॉलेज है वो फिट होगी। हमने उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर उचित नहीं समझा, क्योंकि उसने 2 वैलेंसी तो बना के खुद ही दे दी, बाकी समय एक वैलेंसी बच रही थी, इसमें 2 वैलेंसी बची वो 2 ये लगा दिया। तो फिर इसका आपका एथिल पार्ट हट गया। अब इनके नाम के अगर आए तो नाम आपको सबको आते हैं, तो इसका नाम अगर अपन देंगे तो सबसे लंबी चेन ये रही। तो 2 के ऊपर मिथाइल तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा लंबी चेन ये बनेगी। देखो तो 1 2 3 3 मिथाइल एंड टोटल कार्बन हो गए 5 पेंटाइन। तो 3 मिथाइल पेंटाइन सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन होगा। इस कीटोन का नाम दे तो ये लंबी चेन आ गई। तो 1 2 3 3 मिथाइल और ये हो गया हेक्सेन 2 ऑन। ये होगा आपका सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एमाइड की बात करें
तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। और साइनाइड की बात करें तो आप देखो 1 2 3 और 4 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। और अब अगर हम बात करें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड में आप जानते हैं बेटा आईयूपीएसी नाम नहीं चलता। हालांकि मैं बोल देता हूं, आईयूपीएसी नाम अगर बोलते तो अल्फा पे अमीनो होता या 1 पे अमीनो होता, तो आप कहते अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन इसका नाम ये नहीं चलता, इसका नाम चलता है ALA, एलानिन। अब आप चेक कर लीजिए, ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया सारा का सारा आइसोमेरिज्म। अब आप देख लीजिए, अब आप आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली, जो नीट में आया। तो अब अपने फ्राइडे तक अपने क्वेश्चन नोट करते रहे। फ्राइडे को अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम पे। कल से अपन अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जीओसी। तो ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चैप्टर बड़े बड़े कंप्लीट हो गए। एक तो नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, एक अपना आइसोमेरिज्म। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं बड़े बड़े, लैंग्वेज इन्हीं से बनती है। चलिए फ्री करें अपन। क्या बेटा? 11 का चैप्टर खत्म। हाँ 11 का ये चैप्टर खत्म। 11 का हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन पर जीओसी, अब जीओसी का टॉपिक बड़ा हो ले रहे हैं अपन। 11 के ये 2 बड़े बड़े चैप्टर खत्म हो गए, जो 11th में भी काम आते हैं, 12th में भी काम आते हैं, और 13 में तो खतरनाक काम है। क्लियर? ओके सर। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके सर। हवन चल रहा लग रहा। किसी के घर में शादी है लग रहा है। अभी पूजा हो रही है, शादी का सीजन गया भाई। तो सब लोग शादी में क्यों घूम रहे हैं अभी भी? सीजन चले गया पर शादी हो रही है। शादी का सीजन इतनी जल्दी थोड़ी ना जाए। सब लोग तो मई में भी निपटा लिए, खर्चा नहीं होगा करके। कोरोना में तो कम मेहमान आते हैं, गेस्ट। हमारे यहाँ तो कोरोना में शादी हुआ, इसलिए तो कहीं जाने नहीं मिला। अच्छा मौका है, देख लो सोनम दीदी, आप भी कर लो। आप देखो। नहीं अभी हमको टाइम है। हाँ वैसे ही है सबका। थैंक यू सर। हाय सर। गुड इवनिंग सर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चलो यार बाय।